Hello to all my students. Welcome back to your most favorite educational channel Magnet Brains. In this video हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th NSO बायोलॉजी चैप्टर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पिछले सेशंस में हम डिस्कस कर चुके थे, यानी इंट्रोडक्शन देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। नाउ वी कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब इस वीडियो में क्या आने वाला है आगे थोड़ा बता देती हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बेसिक स्टडी करेंगे। यार देखो, कोई भी चीज़ का ना बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है, यानी आपको वर्ड्स पहचाने हैं तो ABCD यानी ज़रूरी है। वैसे ही जब आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब कैसे समझोगे, जब आप उसके बेसिक्स को समझ पाएंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो जाएं। दिस इज़ योर बायोलॉजी टीचर पलक रखियानी फ्रॉम मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ आपको मिलती है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन फ्रॉम क्लास K till 12। सो लेट्स स्टार्ट। आइए भाई, सबसे पहले तो द वर्ड रिप्रोडक्शन। अब पहले बता चुकी हूँ ज़रूर है, बट ये वीडियो देख रहे हो तो रिप्रोडक्शन का मतलब जो है समझ जाओ। रिप्रोडक्शन वर्ड पहले भी सुनते आए हो। अब सोच रहे होगे मैम ये क्लास 10th में आके क्यों पढ़ाया जा रहा है? बिकॉज आपका ब्रेन अब इतना डेवलप हो चुका है कि इस कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझ पाए। जैसे ही मैंने कॉम्प्लेक्स बोला आधे बच्चे डर जाएंगे, नहीं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। बोला ना, आप क्लास 10th में आ गए हो, आप समझ पाओगे इसको बहुत ईजिली। रिप्रोडक्शन वर्ड नॉर्मली यूज़ किया जाता है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाना। क्या बोला? अपनी जनरेशन, यानी बोलते हैं ना फैमिली की जनरेशन को आगे बढ़ाना। तो नाउ आप सिर्फ ह्यूमन बींग्स मत लो, इसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, छोटी सी बैक्टीरिया की फैमिली हो गई, अरे इन सब की भी तो फैमिली होती है, प्लांट्स की फैमिली हो गई, एनिमल्स की फैमिली हो गई, ये सब अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाएं। कैसे? तो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करके, रिप्रोड्यूस करके, अपने ही जैसे और पैदा कर दिए, अपने ही जैसे और पैदा कर दिए। तो ये करा जा सकता है। इसमें भी दो प्रोसेसेस थी। एसेक्सुअल, जल्दी से रिकॉल करते हैं, एसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, एक ही पेरेंट से नया बच्चा यानी ऑफस्प्रिंग आ जाएगा। ऑन द अदर हैंड इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। द वर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इटसेल्फ टेल, जहां ये वर्ड आएगा आपको क्या समझना है? दो पेरेंट्स हैं बेटा, दो, यानी एक मेल और एक फीमेल का रिक्वायरमेंट है। उसमें भी मेल क्या? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। ये कुछ वर्ड्स आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए। पूरा चैप्टर पढ़ोगे, प्लांट्स में पढ़ोगे, एनिमल्स में पढ़ोगे, उसमें कहीं भी कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। क्यों बोल रहे हो मैम कंफ्यूजन क्यों आएगा? आपने तो बता दिया, क्योंकि एक वर्ड नहीं, सिनोनिम्स, पर्यायवाची भी तो बोलते हैं। सो फॉर इंस्टेंस कहीं लिखा होगा, कहीं लिखा होगा मेल गैमेट, जरा अपनी नोटबुक में नोट कर लो, है ना। सारे जो इसके कोशिश करते हैं हम यहाँ पे ले लेते हैं, अलग अलग वर्ड्स जो पूछे जा सकते हैं या बोले जा सकते हैं। मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, एक तो ये वर्ड बोलेंगे, या फिर कह सकते हैं मेल सेक्स सेल, और इधर कह सकते हैं फीमेल सेक्स सेल। इज इट क्लियर और नॉट? एक और वर्ड ले लो, मेल, अब ये मजेदार वर्ड है देखना, जर्म सेल, एंड ओवर हेयर इट इज फीमेल जर्म सेल। बोलोगे जर्म सेल, क्योंकि आधे बच्चे जो है ना जर्म सेल सुन के जर्म्स याद करने लगते हैं, वही कीटाणु, और लाइफ बॉय के ऐड याद आने वाला लगती है। लाइक ऐसा होता है कि नहीं? तो जर्म सेल याद रखना। वाई एम आई टीचिंग दिस? मैं कुछ भी पढ़ाती हूँ ना, ऐसा नहीं है कि यार भाई अपन टाइम पास कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अभी नहीं तो बाद में you will understand the importance of this, because if any time in question आपको सिर्फ पता है मेल गैमेट, या चलो मेल सेक्स सेल भी बहुत इजी होता है, अब इन क्वेश्चन पूछ दिया गया जर्म सेल, तो आधे बच्चे वहीं रुक जाएंगे। स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम ये तो पता नहीं था। तो मेरे स्टूडेंट्स हो, सारे वर्ड्स पता होने चाहिए। मेल गैमेट, मेल सेक्स सेल, मेल जर्म सेल, ये कह सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है, जैसे प्लांट में अपन उसे कह सकते हैं पॉलन, प्लांट्स में अपन उसे कह सकते हैं पॉलन, और प्लांट्स में फीमेल वाले को अपन कह सकते हैं ओवम, या फिर एग भी कह सकते हो। किसमें? प्लांट्स में। आई होप इट्स वेरी क्लियर। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि प्लांट्स में और एनिमल्स में फीमेल जो गैमेट होता है वो सेम होता है, यानी यही आपका एनिमल्स में भी रहेगा, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स। आई होप इट्स वेरी क्लियर। अब मेल्स में यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है। मेल्स में हम गैमेट को कहते हैं स्पर्म, तो एनिमल्स अपन बेटा स्पर्म कर लेते हैं, और प्लांट्स में से कर देते हैं पोलन। तो पोलन वर्ड सुनते ही
कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लगेगा हाँ मैम पोलन वर्ड तो सुना है, कोई आर्ट एंड क्राफ्ट वगैरह करते हो तो उसमें पोलन ऐसे ग्रेन्स डालते हो, या फिर देर आर मैनी पीपल हु हैव पोलन एलर्जी। अगर किसी को हो तो उसको पोलन का बड़ा आइडिया है, इस पोलन का क्या काम होता है। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ये सारे सिनोनिम जो है नोट डाउन कर लो, बिल्कुल बहुत ही काम आएंगे। अगर इंटरचेंजेबली यूज़ हो गए और इनमें से एक भी नहीं पता हो तो कहानी वहीं स्टॉप हो जाएगी। ओके, आई होप दीज ऑल आर नोटेड डाउन। चलिए, sexual reproduction may be defined as the production of offsprings, new individuals, by the fusion of two gametes, usually one from male parent and the other from female parent, to form a diploid zygote which develops into a mature organism. The act of fusion of gametes is called fertilization, which may be defined as fusion of two gametes to form a single cell zygote. अब देखो, कुछ वर्ड्स अगेन फिर से क्लियर करूंगी। यहाँ पे जैसे कहानी आई, मैंने क्लियरली बताया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स की ज़रूरत है। एसेक्सुअल आसान था, तभी ये छोटे मोटे जो है ना अपने बैक्टीरिया वगैरह इसमें होता था। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स चाहिए, यानी एक मेल गेमेट और एक फीमेल गेमेट। उसका क्या? फ्यूजन ज़रूरी है। ठीक है, बोलो मैम हो गया फ्यूजन। अब क्या? अब एक स्ट्रक्चर बनता है, सिंगल स्ट्रक्चर, यानी 2 से 1 बन रहा है। 2 in 1 आता है ना ऐसे ऑफर, कभी मार्केट में जाओ तो 2 पे 1 फ्री ऐसा। तो यहाँ पे वही बात है, मेल गेमेट था, देखो ये मेल स्पर्म है, ये फीमेल का एग है। इससे क्या मिलके बना? इससे मिलके बना देखो जाइगोट, ये एक ही दिखेगा आपको जाइगोट। जाइगोट के बाद सेल्स डिफरेंशिएट करते हुए सेल डिवीजन होगा, सेल डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद ये बन जाएगा एम्ब्रियो और बड़ा होके जो आपको बाहर दिखता है बेबी। ऐसे ही नहीं बन जाते हैं छोटे ये जो ह्यूमन बेबीज होते हैं, अंदर सेल के अलग अलग प्रोसेसेस चलते हैं। अभी के लिए आपको क्या समझना है ये ध्यान दो। फॉर नाउ आपको ये समझना है जाइगोट, यानी मेल और फीमेल गेमेट से जो बना वो क्या? जाइगोट। सो क्लियरली अपन इस बात को जो है यहाँ समझते हैं। मेल गेमेट ले लिया एक अपन ने, ओके, एंड दूसरा फीमेल गेमेट। ठीक है भाई, एक बात अब मैं करूँगी, मैं यहाँ लिखूँगी स्मॉल n और यहाँ भी लिखूँगी स्मॉल n। व्हाट इज n बहुत ही कॉमनली यूज़ कर लिया जाता है। इसका रिलेशन बेटा प्लॉइडी से होता है। प्लॉइडी वर्ड एक्सप्लेन पहले भी करा है, जान लो क्या होता है प्लॉइडी। प्लॉइडी का मतलब ही होता है सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लॉइडी? सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, बिकॉज आगे जो आप नाम देखोगे हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ये क्या होता है? सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इतनी बात क्लियर है। अब प्लॉइडी का रिलेशन होता है सेट ऑफ क्रोमोसोम। सेट जैसे मैं डजन कहा, डजन मतलब कितने होते हैं? 12। तो सेट भी मतलब ये होता है कि ना एक क्रोमोसोम की बात नहीं है, सेट ऑफ क्रोमोसोम। जैसे अगर किसी के पास मैं बोलूँ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है और उस एक सेट में कितने आते हैं मैम बताइए, तो सबके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे किसी के 23 ले लो, किसी के 46 ले लो, किसी के 10 ले लो, तो सेट है। एक सेट में कितने हुए? 10 हुए। किसी के एक सेट में कितने हुए? 46 हुए। किसी के एक सेट में, किसी के यानी किसी ऑर्गेनिज्म के, किसी एनिमल के। ऑलराइट, सो प्लॉइडी इज सेट ऑफ क्रोमोसोम। नाउ प्लॉइडी अगेन इज ऑफ 2 टाइप्स। प्लॉइडी अगेन इज ऑफ 2 टाइप्स, हैप्लॉइड और क्या होती है? डिप्लॉइड। ये वर्ड सुने होंगे बिल्कुल, तो आज जान लो इनकी कहानी क्या है। हैप्लॉइड मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जिसमें प्रेजेंट होगा 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जिसमें प्रेजेंट होगा 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो जैसे फॉर इंस्टेंस हम ले लेते हैं ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, ध्यान से देखना 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ओके, तो इसको मैं कह देती हूँ 2n। इसको मैं क्या कह देती हूँ? 2n। इसको मैंने क्या कहा? 2n। अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लेना, तो अपन एक काम करते हैं, ह्यूमंस की कहानी वैसे भी आगे पढ़ेंगे। कोई एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें नॉर्मल सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में, सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 20। ठीक है, यानी कितने होते हैं क्रोमोसोम? 20। अब क्या हुआ? अब जो रिप्रोडक्टिव सेल हैं उसमें कितने होंगे? रिप्रोडक्टिव ये कौन से सेल हैं पहले तो बताओ। सोमैटिक सेल समझते हो कि नहीं? बॉडी के बाकी सारे सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल को छोड़ के बाकी सारे सेल जहाँ ग्रोथ वगैरह चल रही है वो कौन से होते हैं? सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स।
तो हेप्लॉइड में क्या होगा, एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा जिसे हम कह देंगे n, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। एंड ओवर हेयर डिप्लॉइड में क्या होता है, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। अब सोचो 2 क्यों होंगे, क्योंकि बेटा एक मदर से आया है, एक फादर से आया है, दोनों का इक्वल होगा ना, तो इसलिए 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम, और इसे हम डिनोट करते हैं 2n से। अभी कहानी समझना। तो देखो क्या है, अगर हमने बोला कि सोमैटिक सेल्स में, ध्यान से सुनना, सोमैटिक सेल्स में 20 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो सोमैटिक सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। सोमैटिक सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉइड, उनमें माइटोसिस की प्रोसेस होती है, डिप्लॉइड होते हैं। तो यानी इतना मैं लिख सकती हूँ, सोमैटिक सेल्स 2n से मैं डिनोट करती हूँ, तो कैन आई राइट दिस 2n इज इक्वल टू 20। क्या मैं ये लिख सकती हूँ, 2n यानी क्या, डिप्लॉइड का स्टेट है, इज इक्वल टू 20, ठीक है। अब n निकालने के लिए सिंपल मैथमेटिक्स करते हो कि नहीं, हेप्लॉइड क्या होगा, n निकालने के लिए क्या करोगे, 2 को नीचे ले आओगे, तो n इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2, n इज इक्वल टू कितना आया, 10 आ गया कि नहीं। तो विच मीन्स हेप्लॉइड में डिप्लॉइड से आधे क्रोमोसोम होंगे, क्या समझे, हेप्लॉइड सेल में डिप्लॉइड सेल से आधे क्रोमोसोम होंगे। तो जितने भी अभी मैंने पीछे आपको नाम बताया ना, गैमेट्स, मेल गैमेट, फीमेल गैमेट कैसे होते हैं, हेप्लॉइड, तो जितने भी मैं यहाँ लिख देती हूँ रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, जिनका यूज रिप्रोडक्शन में है, वो सब कैसे होते हैं, हेप्लॉइड। एंड डिप्लॉइड कौन से होंगे, जो हमारे सोमैटिक या वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं जो जाइगोट बनता है, वो कैसे बनेगा मैं बताऊंगी। सबसे पहले इस प्रोसेस को समझो, हेप्लॉइड कौन से होंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स, डिप्लॉइड कौन से होंगे, सोमैटिक या फिर सोमैटिक सेल्स या फिर जो है हमारा जाइगोट। ये कहानी क्लियर हुई। तो अभी आओ पीछे, अब मैं ये समझाना चाह रही हूँ, जो मैंने यहाँ n लिखा है समझ आया कि नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती, बोला अच्छा मैम इनको n करना ही क्यों है, मतलब इनको अलग क्यों जाना है, सब 2n थे, सारे सेल्स, सोमैटिक सेल्स, पूरी बॉडी के मैक्सिमम सेल्स 2n है, इनको अलग क्यों जाना है। तो थोड़ा एक कंडीशन इमेजिन करो, अगर मान लो इनमें मियोसिस नहीं होता, ये 2n रहते, तो बेटा 2n प्लस 2n, सिंपल मैथ्स करके ज़रा मुझे बताओ, 2n प्लस 2n कितना होता है, 4n हो गया। तो जो बच्चा बना है यहाँ पे, जिसका नाम होता है जाइगोट, ये नाम आज याद रखा लो, बच्चा बेबी नहीं कहूंगी मैं हर बार, जाइगोट कहा जाएगा इसे। जाइगोट कितने क्रोमोसोम हो जाते हैं, 4n। ऐसा तो कोई प्लॉइडी ही नहीं है, ऐसा तो वो 4 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम लेके नहीं घूमेगा, वो ऐसी कोई प्लॉइडी ही नहीं है, 4n नहीं होगा। तो यानी क्या, इसी वजह से क्या हुआ है, कुदरत में, नेचुरली यार, नेचर में अपने आप जो है ना चीज़ें डिसाइड हो गई कि यहाँ पे जो है मियोसिस का प्रोसेस चलेगा, जिससे क्रोमोसोम नंबर आधा हो जाएगा। अब जब n प्लस n होगा, दिस मैथ्स ऑल्सो यू कैन डू, व्हाट विल बी n प्लस n हो जाएगा 2n। सो वेरी क्लियर। तो यहाँ अब जो जाइगोट बनेगा, जो बनता ही आया है आप और हम, कैसे बने, कैसी प्लॉइडी हुई, अब हम में हो गई प्लॉइडी 2n, एंड ये नॉर्मल प्लॉइडी है, हमने देखा। तो विच मीन्स मेल एंड फीमेल गैमेट कैसे थे, हेप्लॉइड, एंड जो जाइगोट बना है वो कैसा हो गया, 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, तो यानी डिप्लॉइड। इज इट क्लियर और नॉट। तभी जो पीछे पैराग्राफ में जाइगोट को डिप्लॉइड लिखा था, उसका मतलब यही था। देन आगे की प्रोसेस तो वो जो है सेल डिफरेंशिएशन करके एम्ब्रियो में बदलेगा, और वो कहानी तो आगे की है। आपको बस ये समझना है कि जो गैमेट्स या रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं वो कैसे होते हैं, हेप्लॉइड, और ये हो जाता है डिप्लॉइड। इज इट क्लियर। चलो बेसिक रिकॉल हो गए बिल्कुल। तो अब मुझे लगता है ये पैराग्राफ पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, नाउ द एक्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। अभी तो मैं कह रही हूँ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो गए, तो बिना नाम रखे बायोलॉजी में मज़ा तो कहीं आता नहीं। तो इस प्रोसेस का नाम क्या रख दिया गया, इस फ्यूजन का नाम रख दिया गया फर्टिलाइजेशन। ये वर्ड सुना होगा आपने, फर्टिलाइजेशन, विच मे बी डिफाइंड एज, यानी फर्टिलाइजेशन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स टू फॉर्म अ सिंगल सेल जाइगोट। Fertilization can be defined as fusion of 2 gametes to form a single diploid cell, that is zygote. तो यही कहानी यहाँ दी गई है। आते हैं आगे। As stated earlier, the sexual mode of reproduction involves 2 individuals, one acting as a male and the other acting as a female. Sometimes the individual is one, but the sex organs are separate, as in many plants which produce different gametes. अब मैं ना ये जब पैराग्राफ पढ़ती हूँ तो बच्चे ना बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम अभी तो कहते हैं कि 2 की रिक्वायरमेंट है, मेल एंड फीमेल, और यहाँ लिखा गया है कि कभी कभार एक ही इंडिविजुअल में ये हो जाता है। तो कहानी थोड़ी जो है ना प्लांट्स तक ले आओ, है ना। ये सब चीज़ें जो आप ह्यूमंस में ना इमेजिन करते हो, प्लांट्स में इमेजिन करो। कैसे,
प्लांट्स में जो है दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स मेल एंड फीमेल एक ही प्लांट बॉडी पे हो सकते हैं। किस पे हो सकते हैं? एक ही प्लांट बॉडी पे हो सकते हैं। उस टर्म को आगे पढ़ाऊंगी, अभी के लिए समझना है तो समझ लो, याद हो अभी तो ठीक है, नहीं तो आगे आएगा। बाइसेक्सुअल यानी क्या? ऐसे प्लांट्स जिनमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही पार्ट में होते हैं। तो इसमें दिक्कत कोई नहीं है। जो आप नेक्स्ट सेशन देखने वाले हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत इंटरेस्टिंग होगा वो, क्योंकि उसमें हम यही कहानी को डिस्कस करेंगे। तो ये जो बात कही है ना, समटाइम्स इंडिविजुअल एक ही है बट सेक्स ऑर्गन सेपरेट, ऐसा नहीं है। देखो इंडिविजुअल एक है लेकिन उस एक पे भी तो अलग अलग हो सकते हैं ना सेक्सुअल ऑर्गन्स, यानी यहाँ एक मेल का है, यहाँ एक फीमेल का है, और वहाँ से हो सकता है। सो फॉर इंस्टेंस फ्लावरिंग प्लांट्स में अगर किसी ने ये स्ट्रक्चर देखा हो तो ज़रा बताना। अपन क्विकली जो है इसको समझने के लिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे आपने ऐसा देखा होगा कि एक ओवरी बना रहता है फ्लावर्स में, और यहाँ से जो है कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकल के आ रहे हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टेमन्स। बता रही हूँ मैं, ये फ्लावर है, बनेगा, ये फ्लावर जैसा बनेगा बिल्कुल। जिसने बुक में ये स्ट्रक्चर देखा हो तो ज़रा बताओ, मुझे याद दिलाओ। बुक देखते हो खोल के, है ना? बुक को अच्छे से रीड किया करो, डायग्राम्स बिल्कुल प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि आधी कहानी ना यहीं से समझ आ जाती है। देखो 2 मिनट नहीं लगते डायग्राम बनाने में, आ जाओ चलो। अब ये जो है फ्लावर का स्ट्रक्चर है, तो वो मैं लाइन समझाना चाह रही हूँ आपको। जो आ रही होगी ना डाउट कि इंडिविजुअल एक हो तो भी रिप्रोडक्शन हो सकता है, तो कैसे? तो हम जब फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, ये जो आप मिडिल में स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, दिस इज नोन एज कार्पल। मजेदार बात है क्योंकि नेक्स्ट सेशन जो है थोड़ा बहुत यही पढ़ लोगे। क्या है ये? कार्पल। पूरे स्ट्रक्चर को कार्पल कहा जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को। ये ओवरी होता है, ये स्टाइल है, ये स्टिग्मा, इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं बेटा कार्पल। कार्पल कहते हैं। और ये जो आपको दिख रहे हैं दो अलग से, दीज आर नोन एज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिनका नाम होता है स्टेमन। सो आर्ट एंड क्राफ्ट कुछ लोग करते होंगे ना, तो वो फ्लावर्स बनाते हैं ऐसे। मतलब मुझे अपना बचपन याद आ रहा है, जब हमने फ्लावर्स बनाए थे तो उसमें जो है ना ऐसे स्टेमन ला के लगाते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं। आप जाओगे क्राफ्ट की शॉप पे तो यही वो स्टेमन होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स फ्लावर्स में जो ऐसे लगे रहते हैं, सुंदर सुंदर से आपको दिखते हैं। तो अब देखो बेटा, फ्लावर तो एक ही है। यहाँ आपको दिख रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यहाँ दिख रहा है आपको मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो इधर से मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से मेल गैमेट निकलते हैं जिनका नाम होता है पोलन। और अगर वही पोलन फीमेल सेम प्लांट के फीमेल पे आ जाए तो हो गया ना रिप्रोडक्शन, हो गया यहीं पे एक ही इंडिविजुअल के अंदर रिप्रोडक्शन। सो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। आई होप पीछे की जो लाइन थी उसको आप समझ गए हो। पूरे स्ट्रक्चर्स अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन के लिए भी तो कुछ छोड़ दें, ठीक है? स्टेमन एंड कार्पल, आई होप इट्स वेरी क्लियर। कार्पल को पिस्टल भी कहते हैं। Sometimes individual is one, but the sex organs are separate, as in many plants which produce different gametes. In any case, the two gametes belonging to different sex fuse with each other to form a zygote, leading to the development of a new generation. बहुत ही easy है। हो सकता है एक ही प्लांट पे अलग अलग मेल गैमेट हो, फीमेल गैमेट हो, फ्यूज हो गए तो वो जो है न्यू इंडिविजुअल, न्यू जनरेशन बना सकते हैं। In most of the cases, formation of gametes involves meiosis, so that the chromosome number becomes half in gametes. I hope ये वाला वीडियो जो है देख के आए होंगे, और नहीं तो फिर इस सेशन के बाद देख लेना। मियोसिस एंड माइटोसिस पे अलग से पूरा वीडियो था, मतलब उतना वीडियो जो आपके 10th क्लास के लिए NSO के लिए ज़रूरी है। मियोसिस एंड माइटोसिस होता क्या है? फॉर नाउ इतना जान लो कि मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन के नाम से भी पुकारा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि इसमें जो है क्रोमोसोम नंबर बेटा आधा हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोमोसोम नंबर हाफ। जैसे 46 हो तो 23 हो जाएगा, 20 हो तो 10 हो जाएगा, जितना भी हो आधा हो जाएगा। यानी सेल जो है डिप्लॉइड से क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड। फॉर एग्जाम्पल, if an organism is diploid, that is, the somatic cells of the organism have 2n number of chromosomes, the meiosis in gamete formation results in the production of haploid, यानी n number of gametes. Fertilization brings about fusion of nuclei of gametes. The two nuclei belonging to two gametes, each having single set of chromosomes, haploid, fuse to form zygote having a double set of chromosomes, that is diploid. One set paternal and the other set maternal. The zygote develops into an adult body of the organism. अब देखो, टू न्यूक्लियाई की बात आ गई। न्यूक्लियस को ही प्लूरल में न्यूक्लियाई कहते हैं।
अब इतना तो समझ गए कि भैया जब ये सेल आ रहे हैं तो क्रोमोसोम के अंदर क्या था, डीएनए जेनेटिक मटेरियल, और क्रोमोसोम खुद किसके अंदर था, न्यूक्लियस के अंदर। तो रोल तो न्यूक्लियस का आता है कि नहीं, यानी कहीं ना कहीं जब मैं कह रही हूँ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, व्हेन आई एम सेइंग फ्यूजन ऑफ गैमेट्स आई आल्सो मीन फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। मेरे कहने का मतलब है कि भाई न्यूक्लियस जो है फ्यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उसी के अंदर तो है डीएनए, अंदर बैठा हुआ है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि मैम ये इतना अंदर क्यों है, ओ भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, तो उसको ज़रा ना हम अच्छे से साइटोप्लाज्म वगैरह के अंदर प्रोटेक्ट करके रखते हैं। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। In majority of animals, including human beings, male and female individuals are separate. That is, an individual may be either male or female. तो यही कहानी मैंने कही जब पीछे इंडिविजुअल वाली बात करी थी ना, तो उसमें प्लांट्स को इमेजिन किया करो। ऑन द अदर हैंड एनिमल्स में, दैट टू मेनली ह्यूमन बींग्स, मेल एंड फीमेल इंडिविजुअल्स सेपरेट होते हैं और हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी सेपरेट होते हैं। तो अब वो वर्ड आ गए हैं जिनका काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो इनको नोट डाउन करना। Such organisms are called as unisexual. That is, they have only one sex in one individual. Some plants are also unisexual. Example, papaya, cucurbits, etc. तो अगर किसी को याद हो तो अगर बाहर शॉप्स वगैरह पे देखते हो, यूजुअली सैलून वगैरह में ऐसा होता है, सैलून्स या सैलून जैसे भी बोलते हो, तो उधर लिखा रहता है ना यूनिसेक्स पार्लर या यूनिसेक्स सैलून। तो उसका मतलब क्या होता है कि एक के लिए है, या तो सिर्फ लड़कों के लिए है या फिर सिर्फ लड़कियों के लिए है। तो यूनिसेक्सुअल का मतलब समझ जाओ आज। यूनिसेक्सुअल या तो भाई मेल होगा, या तो उसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, या तो फीमेल। दोनों आपको एक साथ नहीं दिखेंगे, जैसे कि किसमें, ह्यूमन बींग्स में। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर नाउ। बट मेजॉरिटी ऑफ, अच्छा प्लांट्स में भी कुछ थे, नाम याद कर लो, प्लांट्स में भी कुछ हमारे जैसे होते हैं बिल्कुल एडवांस्ड, पपाया और क्यूकरबिट्स, जो यूनिसेक्सुअल यानी इनके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स अलग प्लांट में होंगे और फीमेल वाले अलग प्लांट में होंगे। तो अब अगेन किसी का सवाल आएगा कि मैम ये कैसे करेंगे रिप्रोडक्शन जब अलग अलग में पार्ट, अभी तो आपने एक बना के दिखाया तो समझ गए, अलग वाले में कैसे होगा? तो नेक्स्ट सेशन तक का वेट करो। नेक्स्ट सेशन जो है लिंक में दिया होगा, वहाँ की बात होगी, वहाँ पे प्लांट्स की बात है। तो प्लांट्स में पॉलिनेशन वगैरह जब पढ़ेंगे तब ये पॉइंट जो है क्लियर हो जाएगा। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। बट मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड अ फ्यू एनिमल्स लाइक टेपवर्म, अर्थवर्म, गार्डन स्नेल, स्टारफिश एटसेट्रा आर बाइसेक्सुअल, और एक और नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट, हर्माफ्रोडाइट। दैट इज ईच इंडिविजुअल हैज बोथ मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑन द सेम बॉडी। अब जैसे देखो, यूनिसेक्सुअल तो समझ गए, बाइसेक्सुअल यानी दोनों पार्ट जो हैं एक ही बॉडी पे हो। इसका दूसरा नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली ये पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है कि विच ऑफ देम आर हर्माफ्रोडाइट। तो हर्माफ्रोडाइट आपको वर्ड भी पता होना चाहिए। हर्माफ्रोडाइट यानी क्या? बाइसेक्सुअल, यानी दोनों मेल और फीमेल एक ही पे। आई होप इट्स वेरी क्लियर। हर्माफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल, ठीक है। चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हायर एनिमल्स पोजेस गोनाड्स, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। अब ये वर्ड अगेन आओ, गोनाड्स। यू विल फाइंड दिस वर्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स। गोनाड्स यानी क्या होते हैं? स्ट्रक्चर्स। मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। बोलोगे इतने तीन वर्ड्स क्यों बोलोगे? इससे अच्छा जो है गोनाड बोल दो, ठीक है। सो हायर एनिमल्स पोजेस गोनाड्स, द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स। बिकॉज देखो ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी क्यों कहते हैं कॉम्प्लेक्स है इतनी? क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर्स, मतलब जो भी काम है उसके लिए एक अलग स्ट्रक्चर बना है। सिमिलरली जैसे हमने याद करो लाइफ प्रोसेसेस में न्यूट्रिशन के लिए जो अलग डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीशन के लिए सिस्टम है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम है। सो फॉर दैट ऑल्सो रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, तो उसके लिए एक अलग ही जो है ना ऑर्गन बना दिया। अब इन ऑर्गन का नाम रख दिया गया है गोनाड्स। तो मेल में वी विल कॉल दम मेल गोनाड्स, फीमेल में वी विल कॉल दम एज फीमेल गोनाड्स। The gonads produce haploid gametes by meiotic reduction division. The testes, which are male gonads, produce sperms after meiosis in primary spermatocytes. अभी ये नाम जो है इसको ज़रा होल्ड पे रखना, क्योंकि ह्यूमन रिप्रोडक्शन में यू विल फाइंड पूरा जो है हम टेस्टिस के अंदर क्या कहानी चलेगी वो देखेंगे बेटा। पर अभी जो है ये याद रखो, जिन सेल्स से स्पर्म्स बन रहे हैं मेल के गेमेट्स, उनका नाम क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। आई होप इट्स क्लियर। अब फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, सिंगुलर, आप सिंगुलर कहोगे तो ओवरी, विच आर फीमेल गोनाड्स। दीज प्रोड्यूस एग्स या फिर ओवा भी कह सकते हो, आफ्टर मियोसिस इन प्राइमरी oocytes। अब ओवा कह लो या ओवम भी, ठीक है।
ओवा प्लूरल होता है, ओवम सिंगुलर होता है। क्लियर है? ये कहाँ बन रहे हैं, किन सेल्स में मियोसिस होता है, तब ये बनते हैं प्राइमरी oocytes। तो देखो दोनों में प्राइमरी वर्ड आया है, एक में स्पर्मेटोसाइट है, एक में oocyte है। साइट का मतलब ही सेल होता है, साइटोलॉजी पढ़ते हैं ना, सेल की स्टडी को साइटोलॉजी कहते हैं, तो साइट का मतलब होता है सेल। आई होप इट्स वेरी क्लियर। ये प्रोसेस क्लियर है कि नहीं? क्या बात करी इसमें हमने, मेल गोनाड्स की, फीमेल गोनाड्स की, एंड जो है वो सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। अगेन एक चीज़ जो यहाँ याद रखनी है, हमेशा ये याद रखना, रिप्रोडक्शन में व्हेन वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो कौन सा सेल डिवीजन आएगा, मियोटिक सेल डिवीजन, रिडक्शन सेल डिवीजन। क्यों? क्योंकि पीछे मैं रीज़न बता चुकी हूँ बेटा, 2n करके 4n नहीं बनाना है हमें, वो है ही नहीं प्लॉइडी, तो इसलिए हम आधा करते हैं, देन उसके बाद जो है उन्हें फ्यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। Meiosis is an essential feature of sexual life cycle which provides mechanism for reducing the chromosomes by half. This ensures productions of diploid number of chromosomes in zygote when the gametes fuse. कितनी आसान कहानी है। मियोसिस क्या एश्योर कराता है कि भाई देखो तुम्हारे पास जो भी एक तो वो स्कीम होती है जैसे एक का डबल करने वाली, ये जो स्कीम है एक का आधा करने वाली। अब इसमें आपको जो है दुखी होने की ज़रूरत नहीं है कि मैम ये तो कैसी स्कीम है भाई, आधा वो बढ़िया ही है ना, तभी आप और हम यहाँ पे हैं आज। नहीं तो ये डबल सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्लॉइडी नहीं होती। तो यानी हाफ किया तब जाके जो है प्रॉपर डिप्लॉइड जाइगोट बना है। तो यहाँ पे एक से हाफ करना बड़ा ही प्रॉफिटेबल है, और इस टाइप के डिवीजन को हम कहते हैं मियोसिस, या फिर ऐसा वर्ड भी देखोगे मियोटिक डिवीजन। ओके, आई होप इट्स वेरी क्लियर। इसमें क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अच्छा, माइटोसिस एक बार रिकॉल करवा देती हूँ जिसको याद नहीं हो। माइटोसिस कुछ नहीं है, माइटोसिस का नाम होता है इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल, इक्वल का मतलब समझते हो, बराबर बोलते हैं ना, ये तो बराबर है भाई। तो इक्वल यानी क्या, अब अगर n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे तो n ही रहेंगे, 2n थे तो 2n ही रहेंगे, यानी इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, इसमें चेंज नहीं आएगा। इस डिवीजन से जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम थे उतने ही आपको मिलेंगे, जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम थे। अगर इफ़ इट वाज डिप्लॉयड यू विल गेट ओनली डिप्लॉयड। तभी माइटोसिस आप मतलब पूरी बॉडी में ऑलमोस्ट हर जगह देखते हो, एक्सेप्ट जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में। क्यों? क्योंकि बेटा जब सेल जो है सोमैटिक सेल्स, कभी मान लो कोई सेल ख़राब हो जाती है, डैमेज होती है, पुरानी सेल हो जाती है, तो वो सब कैसे बनती हैं? आप किसी मैकेनिक को बुलाते हो, याद है क्या कि कभी यहाँ से कोई चोट लग गई है ना, किसी को बुलाया या डॉक्टर को कहते हो यहाँ की मेरी सेल्स ठीक कर दो? नहीं, बॉडी में नेचुरली जो है प्रोसेस होता है, एंड कुछ टाइम बाद तो अपन भी भूल जाते हैं कि कहाँ लगी थी, नई पूरी स्किन आ गई। तो वो कैसे आती है नई स्किन? बिकॉज ये जो है माइटोसिस प्रोसेस होता रहता है, सेल डिवीजन होता है, नए सेल्स बनते रहते हैं। अब वो जो नए सेल बने हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम, इफ़ इट वाज डिप्लॉयड तो डिप्लॉयड ही रहेगा। अच्छा, ये सोच रहे हो कि नए सेल बने कैसे? तो मियोसिस में जब सेल डिवीजन होता है ना तो दो नए सेल्स बनते हैं, ये बात याद रखना। मियोसिस में जब सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस में, सॉरी नॉट मियोसिस, माइटोसिस में जब सेल डिवीजन होता है तब दो नए सेल बनते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मियोसिस में सेल डिवीजन होता है तब कहानी क्या होती है, तब 4 नए सेल्स बनते हैं। ये देख लो, इसको जो है बिल्कुल अच्छे से देख लो, प्रोसेस तो देख ही लोगे। इसमें माइटोसिस में 2 नए सेल बनते हैं और मियोसिस में 4 नए सेल्स बनते हैं। क्लियर है? डिफरेंसेस बिटवीन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब भी पीछे एक वर्ड देखा था, फर्टिलाइजेशन यानी फ्यूजन दोनों गैमेट्स का। तो अब इसमें एक कहानी और है। क्या कहानी? कि फर्टिलाइजेशन या तो एक्सटर्नल हो सकता है या फिर इंटरनल। बोलोगे मैम ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। एक्सटर्नल यानी क्या? बॉडी के बाहर एग्स हैं और जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं उनका फर्टिलाइजेशन। तो फॉर इंस्टेंस एक एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगी। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बहुत आसान है, बिकॉज देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो ह्यूमन बींग्स में होता है, ये बहुत ही आसान है कहानी, ठीक है मैम, ये तो समझ आता है। ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? सो वी कैन कंसिडर लाइक फिशेस ले लो एंड एम्फीबियंस ले लो, ठीक है, एम्फीबियंस और फिशेस। तो ये मैंने पहले क्यों लिख दिया बेटा, जब मैं पढ़ूंगी ना तो इन दोनों को इमेजिन करना, उसमें से भी चलो फ्रॉक को इमेजिन कर लो, ठीक है, फ्रॉक को इमेजिन कर लो। लेट्स बिगिन विद, एंड दीज पॉइंट्स आर एक्सक्लूसिवली, ये मैं आप लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि जो है ना पढ़ने में आसानी हो। व्हेन यू कंपेयर एंड रीड एंड स्टडी तो उसमें चीज़ें बहुत ही क्लियर हो जाती हैं। लेट्स बिगिन with external fertilization. Number 1, it occurs outside the body of the female organism
एंड ओवर हेयर इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। क्या है बात? बात तो है फीमेल ऑर्गेनिज्म की। देखो हर चीज़ फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर क्यों होती है, ये सवाल आता है बेटा, क्योंकि फीमेल्स में प्रोड्यूस होता है ओवम या एग, और बात ये होती है कि एग होता है नॉन मोटाइल। नॉन मोटाइल यानी वो चल फिर नहीं सकता। ऑन दी अदर हैंड मेल का जो सेक्स सेल होता है जिसे कहते हैं स्पर्म, उसमें देखा है स्ट्रक्चर स्पर्म का हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ऐसी पूंछ बनी होती है उसमें, टेल, तो इससे जो है ये स्विम करके जा सकता है, ये स्विम करके जा सकता है, किसी मीडियम में स्विम करके एग तक जा सकता है। तभी जो है ये प्रोसेसेस फीमेल की बॉडी को उसको कंसिडर करके रखी गई है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इट अकर्स इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म। फॉर इंस्टेंस ह्यूमन बींग्स याद करो तो फीमेल बॉडी के अंदर ही होता है फ्यूजन, और यहीं तभी बेबी फीमेल बॉडी में बनता है। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इनमें फीमेल बॉडी के अंदर भी नहीं होता, यानी मेल भी बाहर स्पर्म छोड़ रहा है और फीमेल भी बाहर जो है अपने एग छोड़ रही है। तभी कहा जब छोड़ रही है वाली कहानी है तो इसमें फिशेज यानी एक्वेटिक एनिमल्स को इमेजिन करो, बिकॉज ये सब पानी में काम हो सकता है मोस्टली। ऑलराइट, लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2। बोथ मेल एंड द फीमेल डिस्चार्ज देयर गेमेट्स आउटसाइड देयर बॉडी, अपनी बॉडी के आउटसाइड निकालते हैं। ओवर हेयर मेल डिस्चार्जेस द गेमेट्स इनटू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल। The female releases the gametes inside its reproductive tract. I hope it's clear। इंटरनल फर्टिलाइजेशन में मेल जो है अपने सेल्स कहाँ डिस्चार्ज करते हैं? फीमेल की बॉडी में, और फीमेल का सेल तो वहीं बन रहा है एंड वहीं पे हो जाता है उनका फ्यूजन। लेट्स कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, इट इज नॉट अ श्योर मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड ओवर हेयर इट इज़ अ श्योर मेथड ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो मैं एक कहानी बताती हूँ। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऐसे समझो कि ना बोलते हैं बाय चांस वाली चीज़ है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे देख लो वाटर में स्पर्म्स भी रिलीज हुए हैं, एग्स भी रिलीज हुए हैं। अब बेटा कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है कि मान लो जो है वो स्पर्म एग से मिल गया और मान लो नहीं मिल पाया, ऐसे आंखों से ढूंढ थोड़ी ना रहे हैं। तो इट इज़ जस्ट अ बाय चांस प्रोसेस। हाँ ये है कि एनिमल्स ने अपने आप को ऐसे डेवलप किया है कि जैसे वो आसपास ही छोड़ें, बट स्टिल एक श्योर प्रोसेस नहीं है कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा ही होगा। ऑन द अदर हैंड इंटरनल में हमें पता है हम पर्टिकुलरली फीमेल बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, तो एग तो आपको वहीं का वहीं मिलेगा, जो स्पर्म जाएगा फर्टिलाइजेशन होगा। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 4, एम्ब्रियो डेवलप्स अनप्रोटेक्टेड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। अब जब बेटा फर्टिलाइजेशन बाहर हुआ है तो एग है, स्पर्म है, वो भी बाहर फ्यूज होंगे, तो फीमेल बॉडी के अंदर नहीं है, यानी पानी में ही जो है बच्चा बड़ा हो रहा है, किसी का प्रोटेक्शन नहीं मिला है। एंड ओवर हेयर एम्ब्रियो इज वेल प्रोटेक्टेड बट मे डेवलप आउटसाइड और इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल। अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो ऐसा हो सकता है एम्ब्रियो वेल प्रोटेक्ट तो रहता है, अब उसमें भी दो कंडीशन है। हो सकता है कि यहाँ पे फ्यूजन हो जाए बॉडी के अंदर और बाहर जाके एम्ब्रियो डेवलप करे, और जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है एम्ब्रियो अंदर रहता है और बढ़िया जो है बॉडी ऑफ द फीमेल में डेवलप होता है। तभी तो 9 महीने जो मदर्स होती हैं, 9 मंथ, कितना ज़्यादा जो है वो बेबी को रखती हैं अच्छे से, मदर का भी ख्याल रखते हैं प्रेग्नेंट वुमेन्स में, यानी हम अच्छे से जो है ना ह्यूमन बींग्स अपने बच्चे को पाल पोस के जो है निकालते हैं बाहर। ऑलराइट, सो ओवर हेयर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में अपन एग्जाम्पल लेते हैं फ्रॉग का। फ्रॉग्स में क्या होता है? एम्फीबियन ही है ना फ्रॉग, तो फ्रॉग में क्या होता है? अब फ्रॉग हम क्यों कहते हैं एम्फीबियन है? पानी में भी और लैंड पे भी, बिकॉज इसका जो फर्टिलाइजेशन है ना वो पानी में हो रहा है, पानी चाहिए उसे। यानी जो फीमेल फ्रॉग होती है वो जो है वो भी अपने एग्स जो है, बहुत सारे एग्स यूजुअली रेनी सीजन में कहा जाता है, रेनी सीजन में वो अपने एग्स बहुत सारे पानी में डाल देती है। अब मेल फ्रॉग क्या करता है? वो भी अपने स्पर्म जो है पानी में डाल देता है, लेकिन पता है कहाँ? बहुत ही स्मार्ट होते हैं ये लोग, एग्स के आसपास ही स्पर्म्स रिलीज करते हैं। जो उनकी फीमेल है उसके एग्स के आसपास ही स्पर्म रिलीज करते हैं, दैट इज यानी फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा हो, क्योंकि भैया वैसे ही एक्सटर्नल है, चांसेस तो है नहीं, तो कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा पास में ही अगर हम स्पर्म्स को रिलीज करेंगे तो वो एग्स से फ्यूजन कर पाएंगे। आई होप इट्स वेरी क्लियर। एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन की कहानी तो बहुत ही ईजी है, फीमेल बॉडी के अंदर होता है फर्टिलाइजेशन, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ओके, ये पॉइंट्स आप लोगों ने नोट डाउन कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलिए नाउ अब देखते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो टाइप की रिप्रोडक्शन है।
अब हर बार हम क्यों कहते हैं कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल से बेटर है? बेटर इन द सेंस कि उसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, देखते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैज सेवरल advantages over asexual reproduction because it involves number 1 fusion of male and female gametes from male and female organism. Since the fusing gametes come from two different and sexually distinct individuals, the offspring exhibit diversity of characters. Number 1 point, अपने आप में पॉइंट्स कैसे बनाओगे अपनी नोटबुक में? आप पॉइंट लिखोगे डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स और उसमें अपनी लैंग्वेज में लिखना। यानी पहला पॉइंट क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा था। डाइवर्सिटी का इतना इंपॉर्टेंस क्यों है यार? वेरिएशंस, बिकॉज आप सोचो सब लोग एक ही जैसे हो तो कैसे काम चलेगा? अब डाइवर्सिटी इज नॉट ओनली, क्या होता है, मैं कभी कभार वेरिएशन की बात करती हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को लगता है मैम आप चेहरे की बात कर रही हैं। इट्स नॉट ओनली अबाउट द फेस, हाँ दैट इज अ पॉइंट, दैट इज अ पार्ट, लेकिन कुछ चीज़ें बेनिफिशियल होती है, जैसे बॉडी में कुछ डिजीज़ के अगेंस्ट जो है ना रेजिस्टेंस आ पाए। मान लो ऐसे वेरिएशन आ गए कि यार इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया से रेजिस्टेंट हो गई तो कितनी बढ़िया बात है, फिट इंडिविजुअल्स मिलने लगेंगे हमको, है कि नहीं? तो डाइवर्सिटी ऑफ कैरेक्टर्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हो सकता है वो जो डाइवर्सिटी आई है वो बेटर हो, यानी पिछली वाली से बेटर। जैसे हम कहते हैं ना हर बार हम पढ़ते हैं, यानी अपने आप को जो भी है एक बेटर इंडिविजुअल बनाया करो, किसी से आसपास वाले से कंपटीशन मत रखो। हाँ बोलोगे मैम ओलंपियाड है, कंपटीशन है, तो कंपटीशन खुद से रखो, बाकी सब हैं ठीक है नज़र रखो, बट आपका ये गोल नहीं होना चाहिए कि मुझे उसे हराना है। यू शुड कीप द गोल कि मुझे आगे बढ़ना है ना, किसी को हरा के नहीं आगे बढ़ना, बस मुझे आगे बढ़ना है। वो अलग बात है कि ना बाय प्रोसेस में जो सामने वाला हारेगा ही, दैट इज़ डिफरेंट। योर गोल शुड बी कि मुझे बेटर होना है। तो यहाँ भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गोल यही रहता है, दो अलग अलग इंडिविजुअल मिलेंगे। अब जैसे ह्यूमन बींग्स की बात कर लो तो होता है ना कि कितने लोग होते हैं, कोई पंजाब से होता है, एक लड़का मान लो पंजाब से है, लड़की मान लो जो है गुजरात से है, तो यानी कितने अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, एंड अगर उनका बच्चा होता है तो उसमें कितनी डाइवर्सिटी आती है। तो ऐसे ही नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, जो भी एनिमल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं उनमें सबसे पहला बेनिफिट होता है डाइवर्सिटी ऑफ वेरियस कैरेक्टर्स। लेट्स कम टू पॉइंट नंबर 2। Meiosis during gametogenesis provides opportunities for new combination of genes. It plays a prominent role in the origin of new species and lead to variation required for evolution. मज़ेदार बात है, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन पूरा तो पढ़ोगे ही, लेकिन यहाँ पे थोड़ी बात जान लो। हेरिडिटी यानी क्या, जो हम लेके आए हैं पीछे से पेरेंट्स से, एंसेस्टर्स से, और वेरिएशन यानी क्या, थोड़ा याद हो तो अर्ली ह्यूमंस को ज़रा देखो, याद तो कैसे होगा? बोलोगे मैम हम उस टाइम में तो थे नहीं, यानी कहीं इंटरनेट पे या कहीं इमेजेस देखी होंगी। अर्ली ह्यूमंस यानी उस टाइम के ह्यूमंस हमसे कितने अलग थे बेटा। तो ये सब क्या आता गया, कहीं ना कहीं वेरिएशन से। अच्छा वेरिएशंस ये नहीं है कि आज जो है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, नहीं, बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स से ऐसा कोई जो है। वैसे तो ये सेल की जो डिवीजन प्रोसेस है बहुत ही एक्यूरेट होती है, ध्यान से सुनना। जो मियोसिस माइटोसिस प्रोसेस है आए दिन इसमें गड़बड़ नहीं होती है, बहुत ही एक्यूरेट होती है। लेकिन कभी कभार होता है ना ऐसा, कोई चेंज आता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर आता है या कुछ भी, जिसकी वजह से इन प्रोसेसेस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आई, तो क्या जनरेट होते हैं, नए कॉम्बिनेशंस होते हैं और न्यू वेरिएशंस आते हैं। तो मियोसिस तभी कहते हैं मियोसिस बढ़िया क्यों है। मियोसिस जब प्रोसेस देखी है तो उसमें एक प्रोसेस होता है जिसका नाम होता है क्रॉसिंग ओवर। क्या नाम है, वर्ड सुन लो, क्रॉसिंग ओवर। कैसे हो रहा है देखो, ये होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन्ड है। मान लो कि ये जो है एक मेल का है ब्लू वाला, और ये जो पिंकिश टाइप दिख रहा है ये फीमेल का है, ठीक है, क्रोमोसोम है ये। अब इन क्रोमोसोम में मियोसिस में एक स्टेप होती है जिसे कहते हैं क्रोमैटिड क्रॉसओवर। क्रॉसओवर में देखो ऐसा लगता है क्रोमोसोम जो है हाथ तो नहीं, टांगे मिला रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, टांगे मिला रहे हैं, अपने लेग्स मिला रहे हैं। और उसके बाद देखो आधा रंग इसने पिंक का ले लिया, आधा रंग इसने ब्लू का। ये रंग नहीं है, दीज आर फ्यू कैरेक्टर्स जिसको ये क्रॉस ओवर कर देते हैं। तो क्रॉस ओवर के बाद ये जो डीएनए बन गए, ये जो क्रोमोसोम बन गए, इन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेंट। यानी कहीं ना कहीं इनने अपने फीचर्स को एक्सचेंज कर लिया है, क्रॉस ओवर कर लिया है। क्रॉस ओवर मतलब समझते ना, यूँ क्रॉस ओवर करना। तो इसीलिए दिस इज इम्पॉर्टेंट। इस क्रॉस ओवर में जो है नई वेरिएशंस जनरेट होती हैं, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स आर देयर। और इसी में जो है इवोल्यूशन के लिए, इवोल्यूशन समझते हो, आपने एक फ़ोटो देखी होगी इवोल्यूशन की,
जिसमें मैं एक्ट करके बताऊंगी। ऐसा होता है अर्ली ह्यूमन कुछ ऐसे चलते हैं लकड़ी पकड़ के यूं 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 करके जो है स्ट्रेट ह्यूमंस आ गए। इवोल्यूशन यानी क्या, अपने टाइम से धीरे धीरे बदलते जाना। जैसे होता है ना, जो आज के हमारे दादा दादी हैं तो वो भी कैसे इवोल्यूट हुए, अपने ज़माने में वो अलग थे, इस ज़माने में मॉडर्न हो गए, इवोल्यूशन ला रहे हैं अपने अंदर। तो वैसे ही कहानी होती है ऑर्गेनिजम्स की। गैमेट फॉर्मेशन इनसाइड द गोनाड्स ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व्स मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन होता है और इन सभी प्रोसेस से जो है क्रॉसओवर यानी नई नई स्पीशीज बनने की जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पॉइंट नंबर 3, नेक्स्ट पॉइंट आओ। द गैमेट मदर सेल इज डिप्लॉयड, दैट इज इट हैज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। क्विकली रिवाइज कर लो इसी प्रोसेस को। दिस सिंगल डिप्लॉयड सेल डिवाइड्स बाय मियोसिस टू फॉर्म 4 haploid cells. Clearly I have told in the process of meiosis, meiosis में रिजल्ट में आपको 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलेगी। बेटा माइटोसिस में थी 2, ये याद कैसे करना है, कुछ बच्चे भूल जाते हैं। तो मैं कहती हूँ माइटोसिस वर्ड बोलते हो, माइटोसिस में टी का साउंड आता है तो टी से ज़रा 2 याद रखो, टी से 2 याद रखो। यानी माइटोसिस में 2 सेल बनेंगी, बचा कौन, मियोसिस। मियोसिस में कितनी सेल बन रही हैं, 4 सेल बन रही है। देखो बेटा ये है, एंड में आपको कितनी सेल मिल रही हैं, 4 सेल। एंड इन 4 सेल में, इन चारों सेल्स में देखो ये 2n था और इन सभी में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, सब में n हो गया। यानी ये मदर सेल थी, इसमें जो है 2n था, बाकी सब कैसे हैं, n वाले यानी हैप्लॉइड। ईच डॉटर सेल बिकम्स अ गैमेट, ईदर मेल या फीमेल। ईच गैमेट possesses single set of chromosomes. That means this division involves copying of the DNA as well as the cellular apparatus, यानी दोनों की कॉपी हुई है, डीएनए की भी और किसकी, सेल्यूलर अपैरेटस। अच्छा कॉपी वर्ड क्यों कहा जाता है ये समझा करो। तो इसका मतलब ये है, कॉपी क्या होता है, जैसे मान लो आप अभी मेरे नोट्स बना रहे हो, आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकता है अभी क्लास में नहीं बैठ पाए, बाद में देख लेंगे, तो कहते हैं भाई नोट्स दे दे मुझे अपने। तो आप ऐसा तो नहीं करोगे ना कि आपने ये नोट्स बनाए और आपने यही के ये दे दिए, आपके पास कुछ नहीं रहा, ऐसा तो कोई नहीं करता है। व्हाट विल यू डू, आप जाओगे स्मार्टली फोटोकॉपी की शॉप पे, 2 दोस्तों को देनी है, चलो मान लो 4 दोस्तों को देनी है, तो आप क्या कराओगे बेटा, फोटोकॉपी करा के जो है आप इन चारों को दे दोगे, है कि नहीं। तो सिमिलरली जब डीएनए देना होता है ना डॉटर सेल्स को, बोलोगे मैम 1 से 4 बन रही हैं, तो वो कॉपी हुआ है, डीएनए पहले कॉपी हुआ है, उसके बाद वो चारों में बटा है। इज इट क्लियर, दैट्स वाई क्या लिखा है, कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज सेल्यूलर अपैरेटस, दोनों का जो है कॉपी किया गया है। देयर इज अ स्टेज इन सच न्यूक्लियर डिविजन्स वेयर क्रॉसिंग ओवर ऑफ क्रोमोसोम टेक्स प्लेस, ये तो हमने देख लिया क्रॉस ओवर कैसे हुआ था। Now this is very important step which results a slight different composition of chromosomes in gametes. Fusion of these gametes results in the formation of a slightly different individuals which show variation. यानी देखो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं ना वो बिल्कुल डिट्टो जो है अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, लेकिन आप ह्यूमन बीइंग्स में देखो कहीं ना कहीं डिफरेंस हाँ हो सकता है, बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा मम्मी जैसी दिखती है, फिर भी कोई ना कोई डिफरेंस होगा। यानी कहते हैं ना अच्छा इसकी आंखें मम्मी पे गई हैं, अरे नाक तो इसकी पापा पे गई है, बोलेंगे लिप्स तो इसके बुआ जी पे गए हैं, और जो है फेस कट हाइट कितने कितने डिफरेंस आते हैं, यानी कहीं ना कहीं से हेरिडिटी से चला आ रहा है ये। और कुछ कुछ वेरिएशंस की वजह से थोड़े फीचर्स मदर के आते हैं, थोड़े फीचर फादर, और कभी कभार तो दोनों के ही कुछ कुछ नहीं आते, वो जो है पीछे से ग्रैंड पेरेंट्स से चलते हुए आए। क्यों, अब ये फीचर्स आप आगे देखोगे जब आपको पता चलेगा कि किस टाइप के जीन्स होते हैं, कैसे कैरेक्टर्स होते हैं, डोमिनेंट, रिसेसिव, तो कुछ जो है पेरेंट्स में एक्सप्रेस हुए होंगे या नहीं हुए होंगे, तो आप में आके वो जीन्स एकदम निखर आए। यानी ग्रैंड पेरेंट्स में थे, दादा दादी में वो जीन्स थे, पापा में भी आए, लेकिन पापा में एक्सप्रेस नहीं हुए, तो वो पापा से आपको आए, उसके बाद वो जो है जीन्स एक्सप्रेस हो गए। तभी कहता है ना अरे ये तो दादी पे गई है अपनी, है कि नहीं। चलो भाई ये कहानी तो यहाँ होती है। The variations which lead to the appearance of such characters which fit to the changing environment result in the survival of the species. Chances of variations therefore are much more in sexual mode of reproduction as compared to asexual reproduction. Moreover, chances of the production of compatible generations are also more in sexual reproduction. क्या बोलना चाह रहे हैं, होता क्या है देखो वेरिएशन, जैसे मान लो ये एक जो है इसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में आपको देखो कितनी सारी जो है वेरिएशन दिख रहे हैं कलर के अलग अलग, तो वैसे ही चांसेस ऑफ वेरिएशन ज़्यादातर किस में होते हैं, ज़्यादातर की बात है, मोस्टली किस में होते हैं, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में होते हैं। अब आपने पीछे जैसे एक प्रोसेस देखी थी, किसकी, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस, ये प्रोसेस का नाम देखा था
तो इसमें क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है कि हाँ भाई कुछ जो ट्रेट्स हैं, कुछ जो ट्रेट कह लो, बोलो मैम ट्रेट क्या है, अब ट्रेट्स कैरेक्टर्स अभी के लिए ये वर्ड समझो, जैसे मान लो हेयर कलर होता है ह्यूमन बींग्स में, आई कलर होता है, ये सब ट्रेट्स कैरेक्टर्स कहते हैं कॉमनली, अभी ये मानो, ठीक है, इनके अच्छे से डेफिनेशन बताऊंगी। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं कहीं ना कहीं मिक्सअप हो जाते हैं और वहीं से जो है वेरिएशंस के चांसेस रहते हैं। ओके, चांसेस ऑफ वेरिएशंस आर मच मोर इन दिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ए सेक्शुअल में हो क्या रहा था यार, माइटोसिस, और माइटोसिस का खुद ही नाम है इक्वेशनल डिवीजन, यानी जैसे पेरेंट्स से वैसे बच्चे। इफ अगर पेरेंट्स, मान लो पेरेंट्स जैसे अमीबा का बढ़िया केस है, पेरेंट ऐसा दिखता है तो इनके दोनों बच्चे ऐसे ही दिखेंगे, और मेरी कोशिश है कि मैं ऐसे ही बनाऊं। यस, देखो दोनों बच्चे जो हैं बिल्कुल उन्हीं के जैसे दिखेंगे। ऑलराइट, तो यहाँ कोई चांस ही नहीं है वेरिएशन का, वैसे का वैसा। ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल मोड में जब दो गैमेट्स हैं, दैट टू मियोसिस का प्रोसेस है, तो देयर आर हाई चांसेस ऑफ वेरिएशन। The variation generated due to DNA copying during gamete formation moves on to the next generation. This happens by the process of combination of DNA belonging to two different individuals. Again, a new variation appears during DNA copying at the time of gamete formation. In this generation, there is already variations accumulated from previous generations. Thus, two different individuals in a population would have distinct patterns of accumulated variations. Since all the different variations occur in living organism, it is assumed that these do not have any bad effect. क्या बात बोली गई कि यार समझो, जैसे आज तक जैसे मैं हूँ मान लो, तो मुझ में जितने वेरिएशंस आए होंगे या मान लो अभी कुछ एक्सप्रेस नहीं हुए, एक्यूमुलेटेड हैं, वो मेरी फैमिली की जनरेशन से है। अब आप इतने सारे स्टूडेंट्स हो मेरे, सबके अपने अपने कहीं ना कहीं वेरिएशंस एक्यूमुलेट होंगे, एंड वही वेरिएशंस बिकॉज हेरिडिटी है तो वो पास ऑन होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं है क्योंकि डिफरेंट वेरिएशंस लिविंग ऑर्गेनिज्म में भी है तो माना जाता है कि इनके इतने कोई बैड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। कंबाइनिंग द डिस्टिंक्ट वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएंट्स। जैसे मैंने कहा, देखो अलग अलग इंडिविजुअल्स मेल एंड फीमेल, देखो कितनी बार आजकल तो होते हैं ना, अलग अलग एरिया से आते हैं। कोई जो है ऐसा भी होता है कि कोई इंडियन है, कोई फॉरेनर है, इंडियन फॉरेनर पेरेंट्स भी होते हैं किसी के, तो कितनी अलग अलग वेराइटी के जो है उनके बेबीज पैदा होते हैं, है कि नहीं। तो वैसे ही यानी अलग अलग इंडिविजुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये फ़ायदा है, रिप्रोड्यूस करेंगे तो आपको वेराइटी मिलेगी, न्यू टाइप के कॉम्बिनेशंस। अब जैसे इसका एक और मज़ेदार एग्जाम्पल है, जैसे हम देखते हैं यार, एक देखो तो आपको इंडियंस अलग दिखेंगे, आप अमेरिकन्स को देखो अलग दिखेंगे, साउथ अफ्रीकन्स अलग दिखेंगे। तो ये सब कैसे अलग दिखते हैं, क्योंकि इन्होंने रिप्रोडक्शन कर करके, अब जैसे इंडिया में थे, इंडियन से रिप्रोडक्शन करा तो सेम टाइप के लोग निकले, थोड़े फॉरेनर्स ने किया ऐसे निकले, अफ्रीकन से किया वहाँ ऐसे निकले। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज इतने एडवांस हम हो चुके हैं कि आराम से जो है ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया हो चुका है, आ जा सकते हैं लोग, जो है कितने लोग बाहर वर्क करते हैं। तो अब क्या होता है, इंडिविजुअल्स में ये मौका है कि जो है डिफरेंट टाइप्स रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो अब ज़रूरी थोड़ी ना, जैसे एक फॉरेनर है और एक इंडियन है, उनका बच्चा हुआ तो कहीं ना कहीं ट्रेट मिक्स होते हैं, एक अलग ही टाइप का थोड़ा निकलता है बच्चा। अरे अलग मतलब बहुत अलग नहीं, पर कहीं ना कहीं मिक्स्ड फीचर्स रहते हैं। सो हो सकता है इन द कमिंग टाइम बहुत क्विकली नहीं होता है, ये वेरिएशंस बनने में सालों लगते हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स में हम मान सकते हैं कि एक ऐसी कम्युनिटी आ गई जो थोड़ी और अलग दिखती हो, बिकॉज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। हम सब भी कैसे आए हैं, उसी प्रोसेस से। तो समझिए यहाँ पे, कंबाइनिंग डिस्टिंक्ट वेरिएशंस फ्रॉम टू और मोर इंडिविजुअल्स during sexual reproduction would thus create a new combination of variants. Alright, so I hope यहाँ तक जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। ये बेसिक्स थे वर्ड के। नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तब तक आपको क्या करना है, आप जा सकते हो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com। इंटरनेट पे सर्च करोगे तो एक ऐसा बड़ा सा पेज खुल जाएगा। इट इज़ इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्लस क्वालिटी एजुकेशन। तो आप जो है अपने फ्रेंड्स कजन सबको सजेस्ट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में कोर्सेज एक्सप्लोर करना, केजी से लेकर 12, ओलंपियाड, कॉम्पिटिटिव, IIT, JEE, नीट, सारी तैयारी हम करवाते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में। इफ़ यू गाइज वांट टू स्टडी इन इंग्लिश, क्लिक ओवर हेयर। आप हैं क्लास 10th में, यहाँ क्लिक करिए। बाकी टीचर्स के भी आपको बहुत ही बेहतरीन वीडियो दिखेंगे। फॉर बायोलॉजी, क्लिक ओवर हेयर, मेरा नाम दिखेगा आपको, पलक रखियानी। वॉच नाउ पे क्लिक करो तो एक ऐसा पेज ओपन हो जाएगा।
अब इस पेज को कैसे एक्सेस करना है, सारे वीडियोस देखो यहाँ टॉपिक वाइज हैं, यहाँ क्लिक करोगे जैसे इसमें एक लेक्चर है, 11 लेक्चर्स, सबके ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन देखो, आराम से बैठो, लेक्चर को रिकॉल कर लो। ऑलराइट, नेक्स्ट सेशन तक बने रहो एंड अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, कमेंट करके बताओ अगर कोई भी डाउट हो या फिर वीडियो आपको कैसा लगा। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।